नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बांसवाड़ा जिले की कांग्रेस से बागी दौरा विधायक और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। पार्टी ज्वाइन करते ही उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। वो दोपहर करीब 2 बजे जयपुर के बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे। यहाँ भाजपा नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने उन्हें भाजपा ज्वाइन करवाई है। भाजपा ज्वाइन कराने के बाद मालवीय ने मांग की है कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आ रहे हैं, इसलिए सरकार ने सिपाही भर्ती का लॉलीपॉप दिया है। उन्होंने कहा यह लड़ाई संविधान बचाने के लिए काफी अहम है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, कांग्रेस न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। लगभग 60 लाख नौजवानों ने परीक्षा लिखी है और जो खबरें मिल रही हैं और जो सुनने को आ रहा है सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से, जो चर्चा में है कि पेपर लीक हुआ है। मान लीजिए उसमें 1 लाख बच्चे 100% नंबर पा गए या 10 लाख बच्चे बहुत अच्छे नंबर पा गए, तो क्या सरकार उन सबको नौकरी देगी? और 50 लाख कोई छोटा संख्या नहीं है। उनसे 5 परिवार के सदस्य जुड़े हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार में ये सुरक्षित और बहुत ही सुरक्षा कड़ी में परीक्षा हुई है, तो क्या 2.5 करोड़ परिवारों के साथ धोखा नहीं है? कांग्रेस नेताओं के बैंक खाते फ्रीज करने के मामले में आयकर विभाग की टीम के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों ने पैदल मार्च किया है और स्टैचू सर्किल पहुंचकर सड़क पर धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में विधायक अमीन कागजी, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक रफीक खान, शहर अध्यक्ष आर तिवारी सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। देखिए, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने हमारी कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस का जो है अकाउंट फ्रीज करने का काम किया, ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है। मोदी सरकार अपनी हरकतों से बाज आ जाए, संविधान को खत्म करने का काम ना करे। ये एनएसयूआई पूरी सड़कों पे इनको जवाब देगी। मोदी सरकार को हमारे अकाउंट जो है बहाल करने पड़ेंगे। देश के अंदर डेमोक्रेसी पे खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है। जिन कारणों से जो खाते सीज किए गए हैं, अगर सिर्फ उस कारण पे खाते सीज किए जाएं तो पूरे देश के अंदर आधे कॉर्पोरेट घरानों के खाते सीज हो जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि डेमोक्रेसी पे खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है, तो इसका जवाब जनता आने वाले इलेक्शन में देगी। भेजो ना आप, कोई तैयारी, हमारी पूरी तैयारी, हम लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं। कौन डर रहा है? कोई कांग्रेस डर तो ना रही है लड़ाई से, संघर्ष से। कांग्रेस तो लड़ने और मरने के लिए तैयार है। आप कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर ले जा रहे हो। मैं उन नेताओं से भी कह रहा हूं, बीजेपी के झांसे में मत आओ। बीजेपी वाले तुम्हें आज ले जाएंगे, कल कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और ये झांसा दे रही है बीजेपी धोखा करेगी। कांग्रेस के जो नेता बीजेपी में जाएंगे उनके साथ धोखा होगा। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से क्राउड फंडिंग को असंवैधानिक कदम को लेकर राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं जयपुर मुख्यालय से धरना प्रदर्शन की शुरुआत करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेताओं ने स्टैचू सर्किल पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया है। नवतेज टीवी के संवाददाता सुरेंद्र सोनी ने पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक अमीन कागजी के साथ खास बातचीत की। क्राउड फंडिंग को लेकर के लगातार जो केंद्र सरकार है उसके तुगलकी फरमान के बाद जो है वो राजस्थान प्रदेश में अब विरोध का स्वर उठता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी जयपुर मुख्यालय पर जो है वो कांग्रेस वार रूम के सामने आज तमाम कांग्रेस के आला दिग्गज नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी मौजूद हैं। सर, किस तरीके का विरोध प्रदर्शन है, क्यों है? विरोध प्रदर्शन तो आप जानते हो पूरे देश में हो रहा है। किसान भी लड़ रहा है, मजदूर भी लड़ रहा है। कांग्रेस जब किसान और मजदूर सड़क पर हो तो कांग्रेस तो सड़क पे आएगी। ये आप जो डर पैदा कर रहे हो ना, ये अमीन कागजी खड़े हैं। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध जो एक मंच पर नजर आता है वही कांग्रेस है। और जहाँ तिरंगे को धर्म माना जाता है, जहाँ सब मिलकर एक ताकत खड़ी होकर भारत को मजबूत करते हैं, वही कांग्रेस है। इसलिए कांग्रेस में टकराव के लिए जगह नहीं है। कांग्रेस इंसानियत के लिए, भूख के लिए, गरीबी के लिए और बेरोजगारी के लिए लड़ती है। अब आज आपने दहशत पैदा कर दी और बड़ा वर्टिकल डिवीजन करके राजस्थान में कहाँ है भ्रष्टाचार का मुद्दा? हवा निकल गई बीजेपी की।
और ये खुद घूमते फिर रहे हैं, अधिकारी खुलेआम सड़कों पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कहाँ है राजस्थान की सरकार, कहाँ है देश की सरकार? जवाब तो दो, भारत की सरकार के लोगों बताओ। 2 महीना हो गया, 2 महीना में सरकार खट दिख ही को नहीं रही है। सरकार टीवी में दिखे, हवाई जहाज में दिखे है सरकार दिल्ली में दिखे है, आदेश लेबा ने दिखा। सरकार गहलोत की सरकार को नहीं, अशोक गहलोत की सरकार ही ना, अभी को नाम अशोक गहलोत हो, वो रोज योजना देते और योजना ने लागू भी करता है, बातें कर दिया है, बठी ने काम हो रही हो, अठी ने बातें हो रही है, बातें सुपार को नहीं पड़े। क्राउड फंडिंग में कोई क्यों पेट में दर्द हो रहा है बीजेपी के? क्राउड फंडिंग इनके बाप दे रहे हैं क्या? क्राउड फंडिंग कांग्रेस का कार्यकर्ता दे रहा है, देगा। आप इनकम टैक्स हिसाब पूछ सकती है, ईडी सीबीआई नोटिस दे सकती है, बुला सकती है, जेल में डाल सकती है। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज आज भारतीय जनता पार्टी के सामने राहुल गांधी है। किसी भी तरीके से राहुल गांधी की जो यात्रा है उसको हैम्पर करा जाए, उसको रोका जाए। किसान इनसे संभल नहीं रहे। आज 3 मंत्री वार्तालाप कर रहे हैं, संतोषप्रद जवाब नहीं दे पा रहे। किसानों की मांग इन्होंने झूठे वादे करे, सैकड़ों किसान पहले शहीद हो गए, अब होने को तैयार। देखिए, ये तो पर्चियां आती रहेंगी और सरकार चलती रहेगी। अगर पर्ची आने में लेट हो जाती तो मुख्यमंत्री खुद दिल्ली पहुंच जाते हैं कि साहब क्या करना है। तो ये तो देखे जाओ चलता है कैसे। अभी तो राजस्थान में कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई सरकार चल रही हो। उद्योग इनका शुरू हो गया ट्रांसफ़र का, रोज़ बातें आ रही हैं कि ये इतने मांग रहा है, ये इतने मांग रहा है, ये इतने मांग रहा है, और तबादला उद्योग शुरू हो चुका है। तो देखिए, आप जिस प्रकार से इन्होंने किया है, एक पार्टी जिसके पास सब कुछ आ रहा है, इससे साबित होता है कि ये उन पे दबाव डाल के या उनके कुछ नाजायज़ काम करके ये सारा इनके पास पैसा आ रहा है। देखिए, आज जो स्थिति देश में बनी हुई है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं कही जा सकती है। जिस प्रकार भाजपा का जो रुख रहा है पिछले 10 सालों से, पहले तो ये पावर में नहीं थे, कभी केंद्र इनके सपनों में नहीं आ रहा था, और जब जनता ने इनको एक बार मौका दिया उस झूठ पर, इन्होंने झूठ बोला कि हम पेट्रोल को और सस्ता करेंगे, डॉलर का और डाउन कर देंगे, रुपया ऊपर उठेगा। ये सब जितने झूठ बोल करके लोग आए थे उनको विपरीत तो एक्ट किया है, और फिर भी आज इनकी सोच ये बन गई है कि इनके अलावा कोई सर्वाइव ना करे, देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी ना बचे, कोई विपक्ष ये खड़ा नहीं देखना चाहते। विपक्ष के 4 लोग इनको सदन में सहन नहीं होते हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के तमाम बड़ा पदाधिकारी, और साथ ही साथ अमीन कागजी और प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी वो तमाम तस्वीरें साफ कर दी है कि लोकसभा से पहले कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन कितना इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि राजस्थान राजधानी के साथ साथ आज पूरे राजस्थान में हर जिला मुख्यालय पर यही विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कैमरा सहयोगी कुलदीप के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों को पटखनी देने वाले सादुल शहर से बसपा विधायक मनोज न्यांगली से नवतेज टीवी ने खास बातचीत की और उनसे जाना कि कैसी चल रही है बसपा की लोकसभा चुनाव की तैयारी। युवाओं, महिलाओं, किसानों के क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पर मनोज न्यांगली लगातार कार्य कर रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। हमारे साथ सादुल शहर से विधायक मनोज न्यांगली जी मौजूद है। आपको बता दें, बसपा से आते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत। अब लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। केंद्र में तमाम जो विपक्ष है उसने एक गठबंधन बनाया, हालांकि वो भी टूट की और अग्रसर है। राजस्थान से आपकी क्या तैयारी है? देखिए, हमारी बहुजन समाज पार्टी प्रयास कर रही है कि हम 25 की 25 सीट पर बहुजन समाज पार्टी के चुनाव लड़ाएं। हमें जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें मजबूत उम्मीदवार मिले और हम उनको चुनाव लड़ा पाएं। जी, ऐसा हमारा प्रयास है। बीजेपी ने तो हम कह सकते हैं कि राम को पकड़ रखा है। लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से राममय बीजेपी इस चुनाव को करना चाहती है। आप कैसे टक्कर देंगे? देखिए, राम के वो अकेले मालिक नहीं हो सकते हैं। राम का, हिंदुस्तान का हर नागरिक राम को मानने वाला है। हम भी राम के अनुयायी हैं, इसलिए वो मालिक नहीं बन सकते राम के। राम हमारा है, हमारा रहेगा, इसलिए वो राम के नाम से अगर राजनीति करें तो ये तो इस देश के लिए अलग बात है। लेकिन राम ना तो वो मालिक बन सकते, ना मैं मालिक बन सकता। इस महापुरुष व्यक्तित्व है राम, और आज का नहीं, हजारों वर्षों से है राम। और राम अगर हिंदुस्तान के संविधान के पटल पर भी है राम, तो फिर वो राम के मालिक नहीं हो सकते। बाबा साहब कहीं ना कहीं मायावती जी को हम कह सकते हैं, उनको आगे बढ़ाने में बाबा साहब का काफ़ी हाथ था। आज भी सब लोग बसपा के बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कांग्रेस से सरदार पटेल छीन लिए, वैसे ही बसपा से बाबा साहब छीनने का कार्य हो रहा है। देखिए, बाबा साहब भी जिस तरीके से आप जो कहते हैं छीनने काम करें, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम जी जब इस हिंदुस्तान की इस राजनीतिक व्यवस्था को देखा और बाबा साहब के मिशन को पढ़ा,
तो उनके समझ में आया कि इन जो बाबा साहब लेकर के चल रहे थे वो बात खत्म हो रही है, इसलिए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए जब इस पार्टी का वामसेप का और गठन करके पहली बार जय भीम का नारा देने का काम हमारे पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम जी ने किया जी। और बाबा साहब को हम इस कदर लेके चले गए कि बाबा साहब के नाम को ये बीजेपी और कांग्रेस वाले मिटाना चाहते थे। संसद में उनके चित्र को स्थापित करने का काम भी बहुजन समाज पार्टी के 3 सांसद जीते, वीपी सिंह जी की सरकार बनाई। उस समय हमारी ये मांग रही, हमारे पार्टी के नेता की मांग रही कि साहब का समर्थन हम करेंगे, लेकिन हम बाबा साहब के संसद में चित्र को स्थापित किया जाए। तब तो वो स्थापित हुए हैं, तब ये मालिक कैसे हो सकते हैं उनके? अब ये देखा देखी में कर रहे हैं कि यार ये बहुजन समाज पार्टी इस बाबा साहब को मानने वाले अनुयायियों की संख्या बहुत बड़ी हो गई है, और अगर ये बाबा साहब को अकेले ही कब्जा कर लेंगे और अकेले ही मानते रहेंगे और हम नहीं मानेंगे तो हमसे लोग दूर हो जाएंगे। इसलिए बाबा साहब को बड़ा बड़ा मान रहे हैं। हम तो खुशी जाहिर करते हैं कि जो दल हमारा बाबा साहब का नाम नहीं लेना चाहते थे, बीजेपी और कांग्रेस के लोग, उन्होंने बाबा साहब को मानना शुरू कर दिया। इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है? इसलिए बहुजन समाज पार्टी का पहला मिशन बाबा साहब को हर स्थान पर मानने योग्य समझा। संविधान लिखने वाले बड़े व्यक्तित्व को, एक विद्वान व्यक्ति को उन्होंने मानना शुरू किया। ये हमारी बहुजन समाज पार्टी को का सौभाग्य है और हमें खुशी भी है कि हम जिस मिशन को लेकर चले उसमें हम कामयाब। आखिरी सवाल है, युवाओं के आप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, उनके साथ में बैठ रहे हैं, उनकी समस्याओं को आप सुन रहे हैं, ऐसी वो कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जो आप विधानसभा में उठाना चाह रहे हैं या आप पहले उठा चुके हैं? मैं देखिए सारी बातें पहले भी उठा चुका हूँ, मीडिया की बंदूक किसान उठा चुका हूँ। ये बेरोजगारों की जो भर्तियों का जो इश्यू है ना, इसको हमने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा। हमारा फाइट फॉर राइट, हमने एक संगठन बनाया और उसके माध्यम से हमने हजारों युवाओं को नौकरी दिलाई है। हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, हम नेताओं से लड़े, बिना विधायक होते हुए पिछली बार में लड़ा। और ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में SLP वापस होने के बाद ये आया था कि 2016 की रीट भर्ती, 2018 की रीट भर्ती, एडिशनल अतिरिक्त विषय के जो लोग थे उनको शामिल करते हुए इसको हम जीते। लेकिन सरकार, हमारा दुर्भाग्य है कि ये सरकार के नुमाइंदे इतना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद भी ये ब्यूरोक्रेसी के लोग इधर से उधर चिट्ठी लिख देते हैं, कभी उधर चिट्ठी लिख देते हैं, कभी इधर चिट्ठी लिख देते हैं। इस चिट्ठियों में रुलाते घूमते घूमते इनको 2016 से 18 से अब तक लोग वेटिंग में बैठे, उनको नियुक्ति नहीं दी गई। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से मांग करता हूँ, मुख्यमंत्री जी इन बेरोजगारों की इन समस्याओं को आप बड़ी मजबूती से अपनी टीम लगाकर इनका निस्तारण जल्द से जल्द करें। ऐसा करेंगे तो लोकसभा में हो सकता है आपको लाभ मिल जाए, नहीं तो ये बेरोजगार आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं। आने वाले लोकसभा में हम कहीं के बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। इसी तरीके से महिलाओं का, मोदी जी महिलाओं के लिए कहते हैं कि हम 33% आरक्षण देंगे विधानसभा में, लोकसभा में। अरे आरक्षण वाली घूम रही है बेचारी, एक स्टेट की बच्ची दूसरे स्टेट में शादी करके आ जाए और उसको आरक्षण से वंचित हो गई। EWS की भी ये स्थिति है, SC ST OBC की जो महिलाएं हैं और राजस्थान में बहू बन के आ गई दूसरे स्टेट से, उसको आरक्षण नहीं मिलता। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इस लोकसभा से चुनाव से पहले EWS में आपकी जो कठोर शर्तें हैं उनको हटाया जाए, सरलीकरण किया जाए और इस हिंदुस्तान के लोगों को केंद्रीय भर्ती में लाभ मिले, ऐसा काम करने का प्रयास करें। नहीं तो ये जनता, इस EWS आरक्षण आपको छोटा लगता होगा लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी बात है कि लोग केंद्र की भर्तियों में लाभ नहीं ले पा रहे हैं जी। इसलिए बहुत बड़ी मुद्दे हैं बेरोजगारों के लिए, सीमावर्ती महिलाओं के लिए। इसलिए हम सब बातों को तो विधानसभा में रखेंगे। ये थे हमारे साथ मनोज न्यांगली जी। और तमाम हम कह सकते हैं मुद्दे इन्होंने गिनाए और लोकसभा चुनाव में बसपा का प्रतिनिधित्व ये राजस्थान से करेंगे। उनका कहना है कि सरकार जो लुभावने वादे कर रही है अब उन वादों को पूरा करने का टाइम आ गया है, वरना ये जनता है, युवा है, महिलाएं हैं, आप इनकी बात नहीं मानेंगे, इनकी जो योजनाएं हैं जो आप उनको पूरा नहीं करेंगे तो माकूल जवाब ये जनता, ये महिला, ये युवा आपको देगी। उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। उधर चित्तौड़गढ़ के नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बुगलाल मीणा सहित जिले के पुलिस पदाधिकारियों ने नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक का स्वागत किया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था को सुचारू बनाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी और शहर की यातायात व्यवस्था और बंद पड़ी ट्रैफिक सिग्नल को सुधारने के लिए भी स्थानीय नगर परिषद के साथ मिलकर समाधान किया जाएगा। जो सरकार की और पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकता है उन्हीं के अनुरूप कार्य होगा और जो सरकार और मुख्यालय ने निर्देश दिए हैं कि आमजन की सुनवाई हो, न्याय मिले और त्वरित न्याय मिले, अपराधियों के अंदर भय रहे, आम आदमी में विश्वास रहे,
इसी को ध्येय बना करके कार्य करेंगे। और मेरा जो पुराना अनुभव रहा है चित्तौड़ के अंदर एनडीपीएस का क्षेत्र है, जो संगठित अपराध हैं खास तौर पे एनडीपीएस से जुड़े हुए जो अपराधी हैं उन पे पूरा नियंत्रण रखा जाएगा और क्राइम को मिनिमाइज करने का प्रयास किया जाएगा। आमजन की सुरक्षा के पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो जयपुर में 5 पाकिस्तान विस्थापितों को भारत की नागरिकता मिल चुकी है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर अबू सुफियान चौहान ने 5 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा है। नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने के बाद पाक विस्थापितों ने जिला प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि आज कई सालों का लंबा इंतजार खत्म हो गया और आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री सुफियान ने भारतीय नागरिकता हासिल करने वाले सभी पाक विस्थापितों को शुभकामनाएं दी। राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा अलवर के रुंद बागुड़ा मिर्जापुर निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने गांव में अवैध कब्जे, अवैध बिजली कनेक्शन पाए जाने के बाद प्रशासन के अधिकारियों की फटकार लगाई है और अवैध कब्जों को जल्द से जल्द हटाने का आदेश दिया। मंत्री ने कहा कि बगैर प्रशासन की मिलीभगत से इतना बड़ा काम नहीं होता, इसमें पुलिस भी मिली हुई है। कहा इस मामले में जल्द ही बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत दुखद घटना है। जो देश भगवान श्री कृष्ण का देश है, भगवान श्री राम का देश है, जिस देश में गौ माता को पूजा जाता है, भोजन बनने के उपरांत भोजन करने से पहले हम गोग्रास निकालते हैं, जो देश गाय के प्रति इतनी श्रद्धा रखता हो, वहां इस प्रकार की घटना होना और बहुत लंबे समय से होना बहुत दुखद और मतलब शब्द नहीं है मैं उस घटना को बयां कर सकूं। और कल जब मेरे इस घटना का संज्ञान आया तो कल हम सब लोग दिल्ली थे, माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से हमारे जो आला अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया। कल यहाँ टीम भी आई, आईजी साहब के नेतृत्व में कल पुलिस ने काम भी किया। बहुत तरीके से दबिश भी दी जा रही है, मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया गया है। और यहाँ मौके पर आने पर मैंने देखा कि सरकारी जमीन पर बहुत बड़ी तादाद में खेती की जा रही है मुलजिमान द्वारा। बिजली विभाग द्वारा, आश्चर्यजनक बात है कि बिजली विभाग द्वारा कनेक्शंस दिए गए हैं, बोरिंग हुई है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी संलिप्तता है। तो झुंझुनू जिले की चिड़ावा में पुलिस ने 1 साल से फरार चल रही वांटेड को गिरफ्तार कर लिया है। चिड़ावा सीआईए विनोद सामरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को गांव मैनाना से गिरफ्तार किया गया। बता दें, आरोपी हैदराबाद में रहकर मजदूरी कर रहा था और 1-2 दिन पहले ही अपने गांव लौटा था। पुलिस ने सूचना मिलते ही उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। खबर लाडनो से है। ग्राम खामियाद में देर रात युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने युवक की हत्या कर उसके हाथ पैर तोड़कर सड़क पर फेंक दिया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक पारिवारिक विवाद के चलते युवक की हत्या की गई थी। डीएसपी राजेंद्र बुड्ढक ने हत्या की जांच के आदेश दिए हैं। ये रात को सूचना मिली थी कि ग्राम खामियाद में एक व्यक्ति के साथ मारपीट करके उसको फेंक दिया गया रोड पे। तो सूचना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें एक व्यक्ति जिसकी शिनाख्त प्रेमाराम बावरी के रूप में हुई है, उसकी मृत्यु हो चुकी थी, जिसे डेड बॉडी को यहाँ मोर्चे में शिफ्ट किया गया है। अब उसके परिजन यहाँ आ चुके हैं, इसके टीम की कार्रवाई कराई जा रही है और जो भी अनुसंधान है एसएसआर के द्वारा किया जा रहा है, जल्द इस मामले में करा सकेगा। कोर्ट ने रिपोर्ट दे दी है। अब हम ये चाहते हैं कि इस मामले में जो भी जितने भी अपराधी है, पुलिस उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करे। किसी को शौक नहीं है आंदोलन करने का, धरना प्रदर्शन करने का। हम पुलिस प्रशासन से यही चाहते हैं कि इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय मिले और जो भी जितने भी अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। यही है कि इस प्रकरण का तुरंत प्रभाव से खुलासा करें। जो भी अपराधी है, जिस तरीके से घटना हुई है, वो कोई साधारण अपराधी तो है नहीं या पारिवारिक लोग है नहीं। पारिवारिक लोगों के साथ या इन लोगों को जो परिवार के लोगों को शक है, उन लोगों के साथ दूसरे लोग मिलके जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया है, वो निश्चित रूप से अपराधी किस्म के लोग हैं। तो हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करें और जो भी मामला है और जो भी पीड़ित परिवार है उनको न्याय दिलाएं। खबर यूपी के जालौन से है, जहां बदमाशों ने तमंचे के दम पर एक दंपति के साथ लूटपाट की और सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल छीनकर फरार हो गए। वहीं युवक के विरोध करने पर बदमाशों ने उसे गोली मार दी, जिसकी वजह से वो घायल हो गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज जारी है। सब जालौन और रैया सीमा पर बने यमुना नदी के पीपा पुल पर जो घटना हुई, क्या है पूरा? जी, ये आज शाम लगभग 7-7:30 बजे के करीब सोनू, जो कि उमरी थाना क्षेत्र रामपुरा के रहने वाले हैं, उन्होंने थाना कुठौन में आकर ये सूचना दी कि जब ये अपनी ससुराल औरैया से जालौन सीमा में प्रवेश कर रहे थे, तो यमुना नदी पर बने पीपा पुल के पास 2 लड़के जो कि औरैया सीमा की तरफ से आए
इन्होंने इनके साथ छीना झपटी करी है। इनके कुछ जेवरात इन्होंने बताया है कि वो लेके गए हैं। इस छीना झपटी में इनके दाहिने हाथ पे चोट भी लगी है। चूंकि ये जालौन के रहने वाले थे, अतः इन्होंने इसकी तत्काल सूचना थाना कुठौन को दी है। हम इस पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। जो भी इसमें तथ्य होंगे हम इसमें विधिक कार्रवाई करेंगे। फिलहाल तो हम इनकी मदद कर रहे हैं। आगे की जो भी कार्रवाई होगी हम आपको सूचित करेंगे। ठीक है। उधर यूपी के कानपुर जिले में श्रद्धालुओं से भरी लग्जरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में 19 श्रद्धालु घायल हो गए हैं, जिनमें से हालत कई की गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बता दें, सभी दर्शनार्थी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और वाराणसी से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर अयोध्या वापस लौट रहे थे। दिनांक 19 फरवरी 2024 को रात्रि 1:30 बजे के आसपास थाना जलालपुर अंतर्गत भवनाथ पुलिया के पास एक श्रद्धालुओं से भरी टूरिस्ट बस के अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल मौके पर पुलिस बल के द्वारा इस बस में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। जानकारी के अनुसार ये बस शिवपुरी मध्य प्रदेश से वाराणसी होते हुए अयोध्या जा रही थी। इसमें कुल 63 सवारी मौजूद थे, जिनको सकुशल सुरक्षित निकाला गया व उपचार हेतु सामुदायिक केंद्र रेहटी भेजा गया। राजस्थान के अजमेर में जिले में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने आनंद फानन में जेएलएन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना सिविल लाइन थाना पुलिस को दी गई। बताया जा रहा है कि पढ़ाई नहीं करने पर पिता ने मोबाइल छीन लिया था, जिससे बेटी नाराज होकर आत्महत्या जैसे कदम उठाया। सुबह 10:30 बजे करीब मेडिकल टूरिस्ट डॉक्टर रफीक ने जरिए टेलीफोन थाने पर इतला दी कि कुमारी भूमिका डेटर ऑफ मनीष निवासी घुघरा, जो उसके परिजन मृत अवस्था में अस्पताल लेकर आए, जिसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।